डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का टॉपिक कवर करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ के एमसीक्यूज का हम साथ में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। शियर स्ट्रेंथ है ये सॉइल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बीरिंग कैपेसिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को, सबको अफेक्ट करती है। क्योंकि सॉइल में जो फेलियर होता है वो होता ही मोस्टली शियर फेलियर ही है। अब काफी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि शियर फोर्स तो हम लगा नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सॉइल है यहाँ पर और आपने इसके ऊपर ये कोई बिल्डिंग बनाई है, तो यहाँ पर हमने तो कहीं शेयर फोर्स नहीं लगाया है, तो फिर शेयर फेलियर क्यों होता है और क्यों इतना क्रिटिकल हो जाती है हमारे लिए शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की। तो क्या होगा कि ये जो प्लेन है ए डेस, इस पर तो लोड लग रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। बट मैं कोई दूसरा प्लेन लूं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेन है दूसरा, सी डेस कोई दूसरा मैंने यहाँ पे प्लेन लिया है, इस प्लेन पे ये लोड इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लोड लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ये जो लोड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसके मैं दो कंपोनेंट लूंगी, एक तो इस डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, एक प्लेन के पैरेलल आएगा। तो इस वाले प्लेन पे तो शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा था, नहीं आ रहा था स्ट्रेसेस वहां पर शियर वाले, बट सी डेस पे तो आ रहा है। और सोयल तो किसी भी प्लेन में फेल हो सकती है, तो कोई भी प्लेन जिसमें कि शियर स्ट्रेस ज्यादा आ रहे हैं और उतनी उसकी शियर स्ट्रेंथ है नहीं, वहीं पर से प्लेन है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी प्लेन है किसी एंगल पर, तो उस पर क्या क्या शियर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड होगा वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये फेल होगा कि नहीं होगा। तो ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर ये ऊपर से एक लोड लग रहा है, इसके कारण स्ट्रेस आ रहे हैं, दूसरा इधर से आ रहे हैं। इस वाली सोइल में भी अगर आप कंसिडर करो तो ये आसपास की सोइल है, ये इस पे स्ट्रेस लगा रही होगी। या फिर मैं दूसरा कंपोनेंट जैसे यहाँ कंसिडर एक स्मॉल एलिमेंट लेती हूँ, तो वर्टिकल स्ट्रेस भी लग रहा है, इस पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी लग रहा है। अब यहाँ पर सेम ये वाला जो डायग्राम है, इसमें क्या होगा, ये ऐसे भी स्ट्रेस लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है। ये वाला और ये वाला तो हो गई प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेसेज है वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेज है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शियर स्ट्रेस वाला जो सोम का चैप्टर है उसके भी एक अच्छी समझ रखें। मैंने भी उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें काफी शॉर्ट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किया हुआ है कि कैसे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है दो डिफरेंट प्लेन्स में, उनके बीच में कोई दूसरा प्लेन है, उस पर शियर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, मोर सर्कल क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम बिना कोई फॉर्मूला याद रखे सिर्फ मोर सर्कल की हेल्प से ही कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी इस वीडियो का, सोम वाले का। मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि एक बार वो वीडियो इससे पहले आप देख लें। अब यहाँ पर ये कोई प्लेन है ए डेस, ये प्लेन है, ये इस वाले प्लेन से थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल वाले से, इस पर स्ट्रेसेज होंगे, नॉर्मल भी होंगे और शियर वाले भी होंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पता है तो ये फॉर्मूले होते हैं उनके लिए। जहां पे आपको कुछ डेरिवेशन में नहीं जाना है, दो स्ट्रेस भी पता है, तो आप इससे सिग्मा निकाल सकते हो। सिग्मा क्या है, इस वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और टो है यहाँ पर शियर स्ट्रेस। अब ये फॉर्मूला भी किसी को याद रखना डिफिकल्ट लगे तो इससे भी इजी तरीका है मोर सर्किल, जहां पे आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगानी है, बहुत बेसिक वाली सी, और आप ये निकाल सकते हो। मोहर सर्किल क्या होता है कि हम एक सर्किल प्लॉट करते हैं इस तरीके से कि ये जो स्ट्रेस सिग्मा 1 था, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन है सिग्मा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया सिग्मा 1 पे, ये पॉइंट सिग्मा 1 पे हमने ये पॉइंट प्लॉट किया। दूसरा पॉइंट हमने सिग्मा 3 पे प्लॉट किया, ये डिस्टेंस सिग्मा 3 है और ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने। अब हम एक सर्किल बनाते हैं इसको डाया मानते हुए, ये उस सर्किल का डाया है तो इनका सेंटर पॉइंट होगा, वहां से इतनी रेडियस का हम एक सर्किल प्लॉट कर देते हैं। और ये सर्किल है आपको किसी भी पॉइंट के स्ट्रेसेस दे सकता है, बोथ स्ट्रेसेस कंप्रेसिव भी और नॉर्मल स्ट्रेस भी। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होंगे, कंप्रेसिव और टेंसाइल, और शियर स्ट्रेस भी। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो प्लेन था क्वेश्चन में, अभी हमने देखा ये जो डायग्राम था इसमें कि ये वाला प्लेन यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, इस पे मुझे स्ट्रेस निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, मोर सर्किल पे
एक सेंटर से एंगल बनाता हुआ पॉइंट लूंगी 2 थीटा का। थीटा एंगल इससे बना रहा था, ये वाला पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, इस वाले प्लेन को। तो इस वाले प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा था ये हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां सेंटर से 2 थीटा बनाते हुए मैं एक इस तरीके से लाइन बना दूंगी और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा मेरा डी। इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं अब वो रिप्रेजेंट करेंगे कि स्ट्रेसेस क्या होंगे इस पे। ये वाला जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा आपका शियर स्ट्रेस। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेन होगा जिस पर कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, आपको ये डायग्राम में इजीली दिख रहा है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वो प्लेन है वो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ में, प्रिंसिपल प्लेन के साथ में। तो ये वाला पॉइंट होगा, जैसे इसको मैं ई से डिनोट करती हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। और ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एंगल है ये 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है यानी इसका हाफ है वो एंगल बनेगा इस वाले प्लेन के बीच में और उस प्लेन के बीच में जिस पर की शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, जिसको पॉइंट ई डिनोट कर रहा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल प्लेन ये वाला जो है इससे 45 डिग्री पर जो प्लेन होगा उस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, ये आप इससे निकाल सकते हो। अब यहाँ पर काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि फिर ये वाला पॉइंट है ई, अगर यहाँ पर शियर स्ट्रेस आएगा वो मैक्सिमम होगा तो फिर फेलियर भी यहीं पे होना चाहिए। तो ये सही बात नहीं है, यहाँ पर ये बात ट्रू नहीं है कि जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है वो ही फेलियर प्लेन होगा। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप मान लो कि शियर स्ट्रेंथ के 80% कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो गए। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि वो बियर कर सकती है बिना फेलियर के, वो डिपेंड करती है कि उस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या लग रहा है इस पे भी और उसकी खुद की प्रॉपर्टीज पे भी। अब यहाँ पर फेलियर प्लेन वो प्लेन होगा जो कि ओरिजिन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, मतलब पॉइंट जैसे डी है उसका ओरिजिन के साथ एंगल देखें तो एंगल बीटा आ रहा है, इस बीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। और फेलियर प्लेन वो प्लेन होगा जिसका ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी वो मैक्सिमम हो। अब बीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे डी वाला पॉइंट है सी डी जो प्लेन है उसके लिए अगर हम बीटा की इक्वेशन लिखें तो वो इक्वल होगा टेन बीटा टो अपॉन सिग्मा। ये वाला ऑर्डिनेट आपका है एच डी, ये टो होगा और ये वाला होगा ये सिग्मा होगा। तो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी तरीके से डिफरेंट प्लेन्स के लिए हम ये निकाल सकते हैं और फेलियर प्लेन वो होगा जिसके लिए बीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब ये बीटा मैक्सिमम हम कैसे निकाल सकते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की टर्म में। तो इसके लिए आप ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है ये बीटा मैक्सिमम है, ये ओ है ये सी है, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, ये वाला पॉइंट है इसको। अब यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ओ ए सी, इसमें मैं इक्वेशन लिखती हूँ कि साइन बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है ए सी जो कि इक्वल होगा सर्किल के रेडियस के। सर्किल का डाया है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इसका बाई 2 कर दूंगी तो रेडियस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओ सी। ओ सी क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट। ये तो इस तरीके से ये साइन बीटा मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। ये हो गया, तो ये फेलियर प्लेन को डिनोट करेगा। जो शियर स्ट्रेंथ है सोइल की वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो कोहेशन से, जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6, इस प्लेन के अबाउट आप शियर फेलियर करा रहे हो फॉर एग्जांपल इस तरीके से फोर्स लगा के। तो कौन कौन से ऐसे फोर्स है जो है फोर्स है जो इसको रोकेंगे, आप जो स्लाइड कराना चाह रहे हो 1 2 3 पार्टिकल्स और 4 5 6 के बीच में इस वाले प्लेन के अबाउट आप स्लाइड कराना चाह रहे हो, कौन कौन से फोर्सेज इसको रोकेंगे, दो इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। एक तो कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, सेम टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है सोइल में, स्पेशली रोल प्ले करती है, मेजर होती है फाइन ग्रेन सोइल्स में। तो एक तो होता है कोहेशन जो इस फेलियर को रोकेगा, तो एक तो हमें शियर स्ट्रेंथ मिलती है वो कोहेशन के कारण मिलती है। दूसरा क्या होगा, जब आप यहाँ पे स्लाइड करोगे तो यहाँ पर जो स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन होगा, कहीं पर भी दो सरफेस एक दूसरे के अबाउट स्लाइड कर रही हैं तो वहां पर फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन है वो मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो दूसरा यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो आपका होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कि एक तो कंप्रेसिव फोर्स वहां पर एक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, जैसे कि
यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर से फोर्स लगाया हुआ और दबा रखा आपने इन पार्टिकल्स को, तो स्लाइड करना डिफिकल्ट होगा। मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में भी आपको एक बताया था कि जैसे ये है, एक दो तीन ये पार्टिकल्स हैं, आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी वेट रखा हुआ है और अब आपको 2 और 3 पार्टिकल्स को स्लाइड कराना है, एक दूसरे से दूर करना है स्लाइड करा के, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो आप इजीली स्लाइड करा दोगे। तो समझ आई आपको ये बात कि वर्टिकली जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उस पर आपका डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना मिल रहा है, स्लाइडिंग कितना डिफिकल्ट है। तो फ्रिक्शन वाले में एक तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, दूसरा है कि पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो कितने अच्छे से है। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के, अच्छे से एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए हैं, तो ऐसे में स्लाइड करना डिफिकल्ट होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें अब हमारे पास समझ आई, फ्रिक्शन से रिलेटेड 2 चीजें और एक कोहेसन। इनको अगर हम मैथमेटिकली टर्म में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि शियर स्ट्रेंथ एस जो होती है दैट इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, और इस इक्वेशन को बोला जाता है मोर कोलाम इक्वेशन। सिंपल सी इक्वेशन है और काफी ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। फाई है वो पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है, और फाई उस पर भी डिपेंड करेगा कि पैकिंग अच्छी कब होगी, जब ऊपर से जो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है वो ज्यादा होगा तो पैकिंग अच्छे से होगी। सिग्मा होगा वो वर्टिकल स्ट्रेस होगा। अब इनिशियल जो इक्वेशन दी थी उसमें सिग्मा टोटल स्ट्रेस लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे ये चीज पता चली कि ये सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पर सिग्मा डेस होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो नॉर्मल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस एक्ट कर रहा है ना, वो तो इफेक्टिव स्ट्रेस ही है, टोटल स्ट्रेस नहीं है जो सॉलिड ग्रेन्स के बीच में एक्ट कर रहा है। अब इसी इक्वेशन को टर्जाइंग ने मॉडिफाई किया, इन्होंने सी डेस सिग्मा डेस और फाइव डेस कर दिया, जहां पे सिग्मा डेस इफेक्टिव स्ट्रेस है, डेस और फाइव डेस है इफेक्टिव कोहेसन और इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। बेसिकली फाइव डेस है ना, फाइव ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। और हमने सॉइल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि 2 टाइप की सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल्स में आपको मेजर स्ट्रेंथ मिलती है इसके कारण, और फाइन ग्रेन्स में मिलती है इसके कारण। अगर कोई आपके पास क्ले है जो कि सैचुरेटेड है, तो उसमें आपको ये वाला फ्रिक्शन जो शियर स्ट्रेंथ तो मिलती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोहेसन के कारण ही वहां पे शियर स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि सैचुरेटेड सोइल है, पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट नहीं है अच्छे से, तो वहां पे फ्रिक्शन के कारण कोई रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन के कारण कोई शियर स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाती है। तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया कि सिग्मा डेस पर भी डिपेंड करता है। तो सोइल की शियर स्ट्रेंथ कोई ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस टाइम जो फिजिकल कंडीशन है उन पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि 2 डिफरेंट लोकेशन पॉइंट्स हैं, एक पे शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दूसरे पे कर रहा है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पे जो सोयल थी उसने इतना शियर स्ट्रेस बियर कर लिया और फर्स्ट वाली 10 में फेल हो गई, सेम टाइप की सोयल थी। डिफरेंस ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है वो इसमें बहुत ज्यादा लग रहा था, तो इसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ गई सिग्मा बढ़ने के कारण, जबकि इसमें सिग्मा की वैल्यू कम थी तो यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ कम थी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे लिए, वो है फेलियर एनवेलप। इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि अगर सिग्मा है वो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस है, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सी कोहेसन है, तो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर कंडीशन पे सोइल की शियर स्ट्रेंथ एस होगी। इससे ज्यादा अगर शियर स्ट्रेस आ रहा है कहीं पे तो सोइल फेल हो जाएगी, कम आ रहा है तो वो बियर कर लेगी। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फेलियर की इक्वेशन को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है फेलियर एनवेलप। अब ये इक्वेशन कैसे कैसे बन सकती है, कोई ऐसी सोइल है जिसके लिए फाई जीरो है, जैसे कि सैचुरेटेड क्ले, तो वहां पे फाई जीरो होगा तो ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल होगी। वहीं पे कोई ऐसी सोइल है जिसमें कि फाई है, वो सिग्निफिकेंट है सी जीरो है, जैसे कि सैंड है। सैंड के केस में अब सी जीरो होगा और जो शियर स्ट्रेंथ होगी सिग्मा टेन फाइव के कारण होगी सिर्फ, तो इनके बीच में यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो ऐसे होगा, ये ओरिजिन से पास होगा। और अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसमें कि कोहेसन के कारण भी शियर स्ट्रेंथ है, सिग्मा टेन फाइव वाले टर्म के कारण भी है, तो उस केस में आपकी इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये वाला ऑर्डिनेट क्या शो करेगा, कोहेसन को, क्योंकि अब ये 0 0 से नहीं स्टार्ट होगी इक्वेशन, क्योंकि जब सिग्मा 0 है तो भी कुछ शियर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे सिग्मा 0 था बट कुछ शियर स्ट्रेंथ थी, इसलिए इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुई और इस तरीके से गई। तो ये फेलियर एनवेलप होता है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर क्या कोई सोइल लोकेट हो सकती है, कोई ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है कंडीशन कि इतना यहाँ पे लोकेट हो जाए। सिग्मा अगर शियर स्ट्रेस है
सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो बियर कर सकता है सॉइल वो होगी। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, फेल ही हो जाएगी सॉइल उससे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टो 1 शियर स्ट्रेस, ये टो 2 है। तो टो 1 ये जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो ये बियर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो टो 2 शियर स्ट्रेस आप लगा ही नहीं सकते, वो फेल ही हो जाएगी पहले ही। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ बनता है इसको बोला जाता है फेलियर एनवेलप। यहाँ पे ये एंगल फाई है और ये जो एंगल है जो ये पॉइंट है इसको अगर यहाँ से मिलाएं तो इस बीटा एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। जो मोर सर्किल था उसमें हमने देखा था कि ये कोई डी पॉइंट है, इसका अगर ये 2 थीटा एंगल है तो प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और हमारे जो प्लेन डी पॉइंट जिस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच में एंगल होगा वो थीटा होगा। इसी के साथ में ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मोर सर्किल की कि ये कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल डी, तो यहाँ पे जो बीटा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। आप इसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, मोर सर्किल से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो कि टेन थीटा इक्वल होगा दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस। ये क्या है, ये इस डी का शियर स्ट्रेस है और ये वाला है इसका नॉर्मल स्ट्रेस है। तो टू अपॉन सिग्मा करके आप किसी के लिए भी बीटा निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो पॉइंट्स, ए पॉइंट के लिए लिखा है कि स्टेबल है, मतलब इतना शियर स्ट्रेस से बियर कर लेगा, फेल नहीं होगा। और सी पॉइंट है वो नॉट पॉसिबल है। तो मोर एनवेलप से फेलियर एनवेलप से ऊपर कोई भी पॉइंट लोकेटेड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आज आई थिंक एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है किसी में कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया तो क्या ये पॉसिबल है, क्या क्या मोर सर्किल इसको फेलियर एनवेलप को कट करके ऊपर जा सकता है क्या? तो कैसे जाएगा, वो स्ट्रेस उतना आएगा ही नहीं, सोइल पे फेल हो जाएगी सोइल पहले। अब यहाँ पर टर्जागी ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये इक्वेशन दी थी। अब नेक्स्ट आते हैं, चार इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं सोइल की शियर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो टेस्ट को समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी है कि ये टेस्ट कंडक्ट होता है दो स्टेज में। फर्स्ट स्टेज को बोला जाता है कंसोलिडेशन स्टेज और सेकंड स्टेज को बोला जाता है सीरिंग स्टेज। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट हो कि जो फील्ड कंडीशंस है उनको जितना ज्यादा हो सके हम सिमुलेट करें, कुछ वैसा ही फील्ड कंडीशंस हमारे सैंपल को लेबोरेटरी में हम प्रोवाइड करें। तो क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर कोई सोइल है, तो पहले तो क्या होगा कि ये कुछ डेप्थ पे है, यहाँ पर मान लिया डीएफ डेप्थ पे ये सोइल का सैंपल अवेलेबल है। तो ये डीएफ डेप्थ के कारण उस पर स्ट्रेस लग रहा था काफी लंबे टाइम तक। तो ये तो होता है कंसोलिडेशन स्टेज, जिसमें कि हम एक यूनिफॉर्म सा फोर्स लगा के, कंप्रेसिव फोर्स लगा के, स्ट्रेस लगा के सैंपल को छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए ताकि वो ये वाली फील्ड कंडीशन अचीव कर ले। नेक्स्ट में क्या होगा कि हम इसकी शियर स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो मान लिया हम इसके ऊपर बना रहे हैं कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग के कारण इस पर जो लोड आएगा उस कंडीशन में ये कितना लोड बियर कर सकती है वो हमें चेक करना है, वो शियर स्ट्रेंथ हमें चेक करना है। तो नेक्स्ट जो शियरिंग स्टेज होता है उसमें हम एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड लगाते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि किस लोड पे फेल हुआ है। हम एकदम से बहुत ज्यादा लोड लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना उसकी कैपेसिटी थी, स्ट्रेंथ थी। तो हम धीरे धीरे जो लोड था उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सॉइल फेल हो जाती है और हम वो रीडिंग ले लेते हैं कि हाँ ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम लोड है जो कि सॉइल का सैंपल कैरी कर पा रहा था। तो दो स्टेज हो गए, इसके बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, इसको यूयू टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अनकंसोलिडेटेड यानी हम कोई कंसोलिडेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। कंसोलिडेशन को इन डेप्थ हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई सैचुरेटेड सॉइल है, उस पर कोई लोड कॉन्स्टेंटली सेम मैग्नीट्यूड का लोड लंबे टाइम तक लग रहा है, तो धीरे धीरे जो पोर वाटर है वो एस्केप करेगा, पार्टिकल्स ज्यादा पास आ जाएंगे, कंसोलिडेशन हो जाएगा उस सॉइल का। तो इसमें क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड है यानी हम कंसोलिडेशन भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो पहला वाला स्टेज है उसमें हम लोड तो लगा रहे हैं बट कोई वाटर को एस्केप करना, बाहर निकलना हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और अनड्रेन्ड यानी जो सीरिंग स्टेज है इसमें भी हम कोई ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो सीरिंग स्टेज है जो जिसमें कि हम फेलियर को अचीव करेंगे, उस स्टेज में भी जो धीरे धीरे हम लोडिंग बढ़ा रहे हैं तो कोई भी ड्रेनेज अलाउड नहीं है। तो ना तो कंसोलिडेशन अलाउ करें, ना ही हम ड्रेन्ड कंडीशन सीरिंग स्टेज में रख रहे हैं। तो ये यूयू टेस्ट है। दूसरा होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। अब नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कंसोलिडेटेड यानी
पहले स्टेज में जब हम एक लोड लगा के रख रहे हैं सैंपल को थोड़े टाइम के लिए, उस कंसोलिडेशन के स्टेज में हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हम कंसोलिडेशन अलाउ कर रहे हैं, हम वाटर को एस्केप करना अलाउ कर रहे हैं। बट अनड्रेन्ड कंडीशन में सीयरिंग हो रही है, यानी कि सेकंड वाला स्टेज जो सीयरिंग स्टेज वाला है, जिसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं लोड को, उस टाइम हम यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कोई भी पोर वाटर प्रेशर को हमें एस्केप नहीं करना है, पानी को हमें बाहर नहीं निकालना है, तो इस टेस्ट को हम क्विकली कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें थर्ड वाले में आपको समझ आएगा कि आर से क्यों करते हैं। थर्ड वाला है कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड कंडीशन, जिसमें हम पहले स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, सेकंड सीयरिंग स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, तो ये कंसोलिडेटेड भी है और ड्रेन्ड भी है। बेसिकली सोइल की जो सीयर स्ट्रेंथ है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि ड्रेनेज अलाउ है या नहीं है, पोर वाटर प्रेशर कितना है। अब यहाँ पर दोनों स्टेज में परमिटेड है, तो ये टेस्ट बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि हमें वाटर को एस्केप कराना है, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बन रहा है उसको एस्केप कराना है, तो ये होता है स्लो। ये हो गया क्विक। अल्फाबेटिकली में पी क्यू आर एस आता है, तो क्यू और एस के बीच में आता है आर, इसलिए कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड वाले को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूयू टेस्ट है, क्या उसमें सीयरिंग स्टेज में ड्रेनेज अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट। सबसे सिंपल है इसमें यहाँ पे डायरेक्ट सीयर टेस्ट, सिंपलेस्ट है, ये कंडक्ट करना भी इजी है, क्विक है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि ये फील्ड कंडीशंस को उतना अच्छे से सिमुलेट नहीं करता है। ये जब आपको तब समझ आएगा जब हम ट्राइएक्सियल टेस्ट का डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि ये है इस तरीके से, ये बॉक्स है जो बीच में से कटा हुआ है, दो पार्ट्स में है, कि ये यहाँ से अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाएगा, ऊपर का अलग हो जाएगा। तो पहले तो हमने यहाँ पे एक लोडिंग लगाई, एक कांस्टेंट लोड लगा के हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमने शेयर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस तरीके से हमने शेयर फोर्स लगाया, और आपको सैंपल में साफ दिख रहा होगा कि फेलियर कहाँ से होगा। फेलियर तो यहीं से हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है, ये वाला तो सॉलिड वॉल है, तो ये तो फेल होगी नहीं यहाँ से सोइल। सोइल फेल होगी सिर्फ इस वाले प्लेन के अबाउट, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए डेस, यानी सोइल ए डेस के अबाउट फेल होगी, क्योंकि यहीं पे कट लगा हुआ है बॉक्स में। तो शेयरिंग फोर्स जो लग रहा है इस तरीके से उसको बढ़ाते जाते हैं और नोट कर लेते हैं कि कितने शेयर फोर्स पे ये सोइल है वो फेल हुई है। ये कौन सी सोइल्स के लिए किया जाता है? जनरली कोहेशन लेस सोइल्स के लिए किया जाता है एज ए सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। क्या होगा कि हमने परमेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो कोहेशन लेस सॉइल्स है कौन सी है? कोर्स ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल्स की परमेबिलिटी अच्छी होती है, तो वहां पर हम इजीली ड्रेनेज को अलाउ कर सकते हैं, ड्रेनेज को अलाउ कर सकते हैं इजीली, यानी ड्रेनेज को अचीव कर सकते हैं बेसिकली, कि कम टाइम में ही जो हमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को बाहर निकालना है, वाटर को, पोर वाटर को, वो निकल जाएगा उसमें, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा है तो टाइम नहीं लगेगा उतना। नेक्स्ट आते हैं मेरिट और डिमेरिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला मेरिट इसका है कि सिंपल है यहाँ पर प्रिपरेशन सैंपल का करना, और टेस्ट भी काफी सिंपल है, इजी है इसको कंडक्ट करना। दूसरा एडवांटेज इसका ये रहता है कि अगर इसको ट्राइएक्सियल टेस्ट से कंपेयर करें तो सैंपल साइज यहाँ पे छोटा होता है। जैसे कि ये तो आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट का सैंपल हुआ, और ये हुआ ट्राइएक्सियल टेस्ट का सीयर सैंपल, जिसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ट्राइएक्सियल का सैंपल का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर जो सोइल वाटर के पार्टिकल्स हैं उसको एस्केप करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा। बेसिकली जब भी हम एस्केप अलाउ कर रहे हैं, ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, कंसोलिडेशन अलाउ कर रहे हैं, इन सारे स्टेजेस में हम यहाँ पर एट टॉप और बॉटम जो है ना इस सैंपल के, यहाँ पर एक पोरस डिस्क रख देते हैं। पोरस डिस्क यानी कि इस डिस्क में से ये ऐसे मटेरियल की बनी हुई है कि पानी बाहर निकल सकता है, सोइल के पार्टिकल्स इससे पास नहीं हो पाएंगे, तो पानी निकल जाएगा। दोनों जगह पे रख देंगे, इसमें डायरेक्ट सीयर टेस्ट में भी ऐसे रखेंगे, और अगर कहीं पे हमें नहीं अलाउ करना है तो हम यहाँ पे सॉलिड मटेरियल की बनी हुई डिस्क रख देते हैं, तो पानी निकलेगा वो इन एंड्स के थ्रू निकलेगा। अब अगर बड़ा साइज का पार्ट सैंपल है, तो यहाँ पर कोई मिला वाटर का पार्टिकल है, उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और इसमें इतनी सी करनी पड़ेगी, तो इसमें जो डिसिपेशन हो रहा है पोर वाटर का, जो पानी बाहर निकल रहा है, वो काफी क्विकली निकल जाएगा, तो टेस्ट कंडक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि सुटेड है आइडियली ड्रेन्ड कंडीशंस के लिए कोहेशन लेस सॉइल्स में। मतलब कोहेशन लेस सॉइल आ गई। अब कोहेशन लेस सॉइल कौन सी है? क्ले और सिल्ट, जिनकी परमेबिलिटी हमें पता है बहुत कम होती है। परमेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा?
ये बहुत स्लोली वाटर पास होगा इनमें से। तो अगर हमने बड़ा सा सैंपल ले लिया और सॉइल इसमें हमारी क्ले या सिल्ट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बैठे ही रहो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि जितनी कम परमेबिलिटी है, आपने देखा होगा 10⁻⁴ mm पर सेकंड, इस तरीके की परमेबिलिटी क्ले की होती है। तो इसको वाटर को यहाँ बाहर निकलने में इतना लंबा टाइम लग जाएगा अगर हम ट्राई सीयर टेस्ट कर रहे हैं तो। डायरेक्ट सीयर टेस्ट में कम लगेगा टाइम। अब डीमेरिट्स क्या हैं, बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट तो इसका यही है कि हमने प्लेन ही डिफाइन कर दिया कि इस प्लेन के अबाउट ही फेलियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉक्स था वो ऐसे था। तो यही एक जगह थी जहां से इसमें कट लगा हुआ था, यहाँ से तो फेलियर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ इसका। यहाँ पर जो पोर वाटर प्रेशर वगैरह है वो हम मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रेस कंडीशन सिर्फ हमें फेलियर में ही पता होंगी। एरिया अंडर शियर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज द टेस्ट प्रोग्रेस। क्या होगा, इनिशियली ये सैंपल था, आपका यहाँ से सोइल पूरी जुड़ी हुई थी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एजेस पे से ये हटके इतना ही जुड़ा हुआ है, इतना होल बन गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और हम एरिया है वो फेलियर के टाइम एरिया है वो पूरा एरिया ही ले लेते हैं कि हाँ पूरा एरिया ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। ओरिएंटेशन फिक्स है, हमने डिस्कस कर लिया। ड्रेनेज कंडीशंस पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। अब चलते हैं ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट पर, जो कि सबसे एक्यूरेट, सबसे बेस्ट माना जाता है रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी के मामले में। इसमें एग्जैक्टली हम फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लेते हैं एक सैंपल। कंसोलिडेशन स्टेज में हम क्या करेंगे, चारों तरफ से एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएंगे। ड्राइएक्सियल डायरेक्ट शियर टेस्ट के कंसोलिडेशन स्टेज में हम सिर्फ एक वर्टिकल लगा रहे थे और सीयरिंग स्टेज में वो हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि सेल पे चारों तरफ से ही हमने एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया। कोई लिक्विड है वो प्रेशर में है, उसके अंदर आपने सैंपल को रख दिया, चारों तरफ से यूनिफॉर्मली प्रेशर लग रहा है। ऐसा ही हमारे सोइल के सैंपल के साथ हो रहा था जब वो फील्ड में प्रेजेंट था। यहाँ पे कोई सैंपल है तो क्या होगा, ये चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है इसमें। तो एक तो ये हो गया कि हम चारों तरफ से इसमें प्रेशर लगा सकते हैं, सेल प्रेशर बोलेंगे इसको, जो चारों तरफ से लग रहा है। सीयरिंग स्टेज में हम एक वर्टिकल प्रेशर लगाएंगे। सीयरिंग स्टेज में ये जो वर्टिकल प्रेशर होगा इस तरीके से ये लगाएंगे। इनिशियली तो चारों तरफ प्रेशर लग रहा था वो सेम था, बाद में हमने ऊपर वाला जो वर्टिकल वाला स्ट्रेस है इसको बढ़ा दिया, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे फेलियर तक। अब है कि हमें मोर सर्किल प्लॉट करना है तो हमें मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चाहिए। अब जैसे ये सैंपल था, इनिशियली हमने चारों तरफ एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया जिसको हम सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये चारों तरफ से लग रहा था, ये इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा 3 से। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिग्मा 3 तो लग ही रहा था। सीयरिंग स्टेज में जाने के लिए मैंने इसमें एक और स्ट्रेस लगाया जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहा है, वो है सिग्मा डी। इसको बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। तो अब मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा 3। अब ये कन्फाइनिंग प्लस डेविएटर हो गया, ये कन्फाइनिंग प्रेशर हो गया। यहाँ पर ये नीचे दिए गए स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। मर्करी कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि कांस्टेंट सेल प्रेशर में मेंटेन करता है। ये यहाँ पर सैंपल है और इसमें ये चारों तरफ से कांस्टेंट प्रेशर मेजर किया जाता, मेंटेन किया जाता है। पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होती है। तो जो डिसएडवांटेज था डायरेक्ट शियर टेस्ट में कि हम पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते थे, वो यहाँ पे हट गया। वॉल्यूम चेंज मेजरमेंट की भी डिवाइसेज है, तो हम वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो भी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरिट्स क्या क्या हो गए, कंप्लीट कंट्रोल है हमारा ड्रेनेज कंडीशंस पे। पोर वाटर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है, उन सबको हम मेजर कर सकते हैं। फेलियर प्लेन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। स्पेसिमेन कहीं से भी फेल हो सकता है, पूरे सैंपल में कहीं से भी फेलियर प्लेन हो सकता है, कोई प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन नहीं है। एक्यूरेट रिसर्च वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, डिफिकल्ट होता है कंडक्ट करना, बट एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये। स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सारी स्टेजेस पे हमें पता है क्योंकि हमें सिग्मा डी पता है, सिग्मा 3 पता है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है तो मोर सर्किल प्लॉट करके किसी भी स्टेज का शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एपरेटस है वो कॉस्टली है। ड्रेनेज कंडीशंस है वो ज़्यादा टाइम लेती है डायरेक्ट शियर टेस्ट से। क्यों लेती हैं, क्योंकि सैंपल साइज यहाँ पर बड़ा होता है, वाटर के पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है।
स्ट्रेन कंडीशन स्पेसिमेन में यूनिफॉर्म होती हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय लोडिंग कैप एंड पेडेस्टल डिस्क। तो ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेज तो हर एक एक्सपेरिमेंट में होंगे, बिल्कुल आइडियली कंडीशंस तो हम अचीव नहीं कर सकते कहीं पर भी। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए। ये ग्राफ आपको दे देगा और पूछेगा कि ये किस किस का ग्राफ है, तो ये सारों ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यहाँ पर हम ले रहे हैं स्ट्रेन, यहाँ पर हम ले रहे हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ले रहे हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, यानी डेरिवेटिव स्ट्रेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सिग्मा 1 था सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। लूज सैंड अगर है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। डेंस सैंड होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन एक पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, स्ट्रेस घट जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर ग्राफ की बात करें तो ये यहाँ पर ई है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। डेंस सैंड का ग्राफ ऐसा बनेगा कि इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, होते होते फिर बढ़ने लगेगा, और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा लूज सैंड के केस में। डेंस सैंड और कंसोलिडेटेड क्ले हैं, ये सेम ही बिहेवियर करेंगे, क्योंकि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है वो अभी जो स्ट्रेस लग रहा है उससे ज्यादा स्ट्रेस पास्ट लाइफ में अपने झेल चुका है, तो उसमें भी डेंस सैंड का जैसे ज्यादा कंसोलिडेशन का स्कोप नहीं बचा है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात करें, ये था सीयू टेस्ट के लिए, ये था ड्रेन टेस्ट के लिए। सीयू यानी कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। अब ड्रेन्ड ड्रेनेज अलाउ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम में तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे जो हमने देखा डेल वी अपॉन वी का हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि वहां पर वाटर एस्केप कर रहा था और धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज हो रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जस्ट पोर वाटर प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो पोर वाटर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है लूज सैंड में इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और कंसोलिडेटेड क्ले और डेंस सैंड का ग्राफ इस तरीके से जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन की अगर बात करें तो सेम ही बिहेवियर होगा, ये दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम ले रहे थे और यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि हम एस्केप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर जो पोर वाटर का है वो इंक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब आता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें कोई कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो बिना कन्फाइनिंग प्रेशर के कौन सी सोइल है जो सस्टेन कर सकती है, वो है क्ले। सैंड का तो आप ऐसे सैंपल नहीं निकाल सकते जिसमें चारों तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है और वो स्टैंड कर रहा है, क्ले में हो सकता है। तो क्ले जैसी सोइल्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट को ट्राइएक्सियल टेस्ट वाले अपैरेटस में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बस इतना सा चेंज करना है कि जो सेल प्रेशर हम लगा रहे थे वो हमें नहीं लगाना है, डायरेक्टली हमें सीरिंग स्टेज वाला जो वर्टिकल डेविएटेड स्टेज था वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप अगर देखें सिग्मा 1 और सिग्मा 3, सेल प्रेशर आपने कुछ लगाया ही नहीं, प्रेशर आपने सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगाया, तो सिग्मा 3 तो आपका 0 हो गया ना। इस वाले प्लेन पे स्ट्रेस था, ये सिग्मा 3 था, ये 0 हो गया क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ इस वर्टिकल डायरेक्शन में है। सिग्मा 1 कितना होगा, अगर पी फोर्स लग रहा है तो सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो स्ट्रेस आप पी बाई ए करके निकाल सकते हो। ट्राइएक्सियल टेस्ट में इसको कंडक्ट करेंगे तो एज ए यूयू टेस्ट करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन हम नहीं कर रहे हैं और कोई ड्रेनेज कहीं पर भी अलाउड नहीं करने किसी स्टेज में। अब यहाँ पर जब एक्सियल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक जो एरिया है वो स्पेसिमेन का, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनिशियली आपका ये सैंपल था, ऐसे आपने लगाया तो धीरे धीरे दबेगा ना, तो ये एरिया तो इसका बढ़ेगा और लेंथ इसकी घटेगी, इस तरीके से लोडिंग लग रही है तो इसलिए हम ए लेंगे, वो एक्चुअल एरिया वाला लेंगे। यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेन है, एक्सियल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन आया है उसमें डेल्टा एल अपॉन एल करके, और उसको इस फॉर्मूले में रख के हम एक्चुअल एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखने के लिए। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का अगर मोर सर्किल की बात करें तो कैसा बनेगा, सिग्मा 3 तो 0 हो गया, तो ये एक पॉइंट तो यहीं बन गया और दूसरा यहाँ पे बना, और ये आपका डायग्राम बन गया। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, इसको हम थिक्सोट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अगर जिसको ये डायग्राम पता है ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट बाकी स्टूडेंट्स रट रट के परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये सैंपल है, इसका आप अगर मैं आपको पूछूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या जो शियर स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, तो क्यू यू ये होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ये आपका मोर सर्किल ऐसा बन रहा है क्योंकि सिग्मा 3 तो आपका 0 हो गया, तो ये पॉइंट तो आपका यहीं पे आ गया ओरिजिन पे ही, और ये आपका सिग्मा 1 था।
मोर सर्किल आपका बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये जो यहाँ पे क्यू था, वो स्ट्रेस था जो कि सैंपल ने कैरी किया। अनकन्फाइंड कंप्रेशन जितना इसने बियर किया वो क्यू था। तो ये आप ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आया? क्यू/2 आया। फेलियर एनवेलप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। अब फेलियर एनवेलप क्या होता है? हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, उसको हम प्लॉट करें तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी? कोई सॉइल ऐसी है जिसमें कोहेसन भी है और उसमें सिग्मा डेस और फाई के कारण भी शियर स्ट्रेंथ है, तो उसका तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कोई ऐसी सॉइल है जैसे मैंने बताया था कि सैचुरेटेड क्ले अगर है तो उसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा वाटर है, कॉन्टैक्ट भी नहीं बन रहा है उनमें आपस में, और उसके जो फ्रिक्शनल के कारण हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था शीयरिंग में वो नहीं मिल रहा है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है। ये वाली टर्म 0 हो गया तो एस इक्वल आया आपका सी के। सी तो एक कांस्टेंट है, तो आपका जो ग्राफ अब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये कैसा बनेगा? कोहेसिव सॉइल्स के लिए बनेगा। तो ये इसको फेलियर एनवेलप बोला जाता है। अब यहाँ पर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के केस में ये फेलियर एनवेलप आपका हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड क्ले है। और ये आप निकाल सकते हो एस इक्वल होगा क्यू/2 के। तो इस पर न्यूमेरिकल्स काफी बार आते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ अगर इतना है तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगा या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो आप ये निकाल सकते हो। मेरिट्स क्या है? कन्वीनियंट है, सिंपल है, क्विक है, सैचुरेटेड क्ले के लिए आइडियली सुटेबल है। सेंसिटिविटी हम सोइल की निकाल सकते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है? फिशर्ड क्ले के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये वाला टेस्ट और नेक्स्ट हम वेंसियर टेस्ट पढ़ेंगे, ये दोनों ही हम फिशर्ड क्ले के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिशर्ड क्ले है उसमें क्रैक्स होते हैं और क्रैक्स के कारण उसमें परमेबिलिटी अच्छी मिल जाती है उन रूट्स के, उन पाथ के थ्रू, उन रास्तों के थ्रू। इसके कारण क्या होगा कि जो सैचुरेटेड क्ले का हम जो ले रहे हैं यहाँ पर एजम्पशन वो फुलफिल नहीं हो पाता क्योंकि हमारी क्ले सैचुरेटेड नहीं रहती, फिशर्स के कारण उसमें परमेबिलिटी आ गई है। टेस्ट में बी मिसलीडिंग फॉर सॉइल्स विच हैव एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस। अगर फाई 0 नहीं है तो उस केस में ये हमें रिलायबल रिजल्ट नहीं देगा। तो हमने किया ये डिस्कस कि हम सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए इसको यूज करेंगे, स्पेसिफिकली सैचुरेटेड क्ले। नेक्स्ट आता है वेंशियर टेस्ट। ये बड़ा स्पेशल और अच्छा टेस्ट है। कुछ ऐसे सेंसिटिव क्ले होती हैं जिनका अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करेंगे हम इसको फील्ड में ले जाएंगे और वहीं पे डायरेक्टली जहाँ सॉइल प्रेजेंट है जिस पे टेस्ट करना है वहीं पर टेस्ट कर देंगे। तो सेंसिटिव क्ले जो होती है उनके लिए बेस्ट सुटेबल रहता है वेंशियर टेस्ट। कैसे करते हैं टेस्ट को कंडक्ट? यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक ब्लेड ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ऐसे करके दो ब्लेड्स परपेंडिकुलर में कनेक्टेड हैं। आप इसको सॉइल के अंदर घुसाओगे और इसको रोटेट कर दोगे। रोटेट कर रहे हो आप तो क्या हो रहा है? शीयर फेलियर हो रहा है। जो सॉइल यहाँ पे बीच में फंसी हुई है, ये सॉइल फंसी हुई है, तो ये तो इसके साथ ही रोटेट करेगी और बाहर वाली बाहर रहेगी। तो जो सरफेस थी जहां से ये जॉइंट थी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर शीयर फेलियर हो रहा है, अभी फेल हो रही है शीयर में, आसपास की सॉइल से उससे डिटेच हो रही है, अलग हो रही है। तो इसको रोटेट करने पे हमें जितना टॉर्क लगाना पड़ेगा हम उसको रिलेट कर सकते हैं सॉइल की शियर स्ट्रेंथ से। अब टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हम ये कंसीडर करते हैं कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका सॉइल के अंदर था। मान लिया ये ग्राउंड सरफेस है, इसका टॉप और बॉटम दोनों सॉइल के अंदर थे। तो एक तो यहाँ पर फेलियर हो रहा है, इसके अलावा टॉप और बॉटम पे भी फेलियर हो रहा है क्योंकि टॉप से अगर आप देखें तो टॉप में इसके अंदर जो सॉइल फंसी हुई है ये है जैसे, तो ये वाली सारी की सारी सॉइल अपने ऊपर वाली सॉइल से अलग हो रही है, यहाँ पर भी शीयर फेलियर हो रहा है। तो दो तो सर्कुलर एरिया यहाँ पे हो रहे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनका शियर स्ट्रेंथ हमें कंसीडर करनी है, और दूसरा ये सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल, सॉरी ये सिलेंड्रिकल है, तो ये वाला सरफेस एरिया। तो T1 तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम, साइड्स में जो टॉर्क मिल रहा है ये वाला सिलेंड्रिकल वाला, जो कि S अगर शियर स्ट्रेंथ है तो S इंटू पाई डी एच फोर्स हो जाएगा। टॉर्क निकालना है तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे हम d/2। ये सेंटर्स में होता है ना इसमें हैंडल, तो इस हैंडल को पकड़ के हम घुमा रहे हैं ना, तो इसके अबाउट टॉर्क लगा रहे हैं। S पाई डी एच इंटू d/2। T1 आपका ये आ गया। T2 क्या होगा? अब जब आप ये सर्कुलर वाला एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो शियर यहाँ पर जो फेलियर हो रहा है,
इसमें क्या होगा कि फोर्स तो आप सेंटर में लगा रहे हो, टॉर्क तो आप ये सेंटर में लगा रहे हो इसको घुमाने के लिए, बट ये डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर जो एलिमेंट 1 पर है, जो 2 पे है, जो 3 पे है, हर एक पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है वो अलग-अलग है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने आर डिस्टेंस पे एक ये डिस्क लिया है सर्कुलर, जिसकी थिकनेस dr है। ये तो यहाँ से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लिख सकते हैं एज शियर स्ट्रेंथ इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये इस स्मॉल सर्कुलर डिस्क जो हमने ये वाला लिया है, इसके कारण शियर जो टॉर्क है इस शियर के कारण वो हो गया। टोटल निकाल के लिए इसको 0 से /2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू सेंटर पे 0 है और पेरीफेरी पे /2 है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहाँ पे ये 2 क्यों आया है? क्योंकि बॉटम पे भी फेलियर हो रहा है, टॉप पे भी हो रहा है। पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट को आपने अंदर घुसा दिया है, तो टॉप और बॉटम दोनों पे सोइल डिटेच हो रही है। तो ये T2 आ गया आपका। अब T1 और T2 दोनों को सम कर दोगे। टॉर्क आपको पता है आपने घुमाने के लिए कितना लगाया है, टॉर्क पता है तो आप ये शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर काफी बार ऐसा भी होता है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं होता है सोइल के, तो ऐसे में क्या होगा, एक तो एच यहाँ पर ये जो आ रहा था, जो सरफेस एरिया में हम ले रहे थे, ये जितना सोइल के अंदर डूबा हुआ है, इमर्ज्ड है, ऐसे कह सकते हो जैसे ये है। टोटल तो हाइट एच थी, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट इतना ही सोइल के अंदर है, तो ये फिर आप ये H1 हाइट ही लोगे, टोटल हाइट नहीं लोगे। तो एक तो ये चेंज आएगा। दूसरा, यहाँ पे जो 2 ले रहे थे वो नहीं लेंगे, क्योंकि अब तो टॉप तो इसका बाहर ही है ग्राउंड सरफेस से, तो यहाँ पर कोई फेलियर हो नहीं रहा है, तो ये 2 आप यहाँ पे नहीं लोगे। तो ये जो बन रही है इक्वेशन, ये मॉडिफाई हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। इसके मेरिट्स क्या क्या है? सिंपल है, क्विक है, आइडियली सूटेड है नॉन फिशड फुली सैचुरेटेड क्ले के लिए। सेंसिटिविटी हम इससे मेजर कर सकते हैं कि हमने एक फील्ड में टेस्ट करके उसकी स्ट्रेंथ निकाल ली और एक रिमोल्डेड सैंपल की निकाल ली, उसका रेशियो निकाल लिया। अब ये सेंसिटिव क्ले के लिए सुटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सेंसिटिव क्ले ऐसी होती हैं जिनका कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, उनको आप सैंपल वहां से निकालोगे तो रिमोल्डिंग के कारण उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। तो इस टेस्ट को हम फील्ड में ही कंडक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। बाकी ये टेस्ट लेबोरेटरी में भी कंडक्ट किया जाता है। डिमेरिट्स क्या क्या है? फिशर्ड क्ले पे यूज नहीं कर सकते। फेलियर एनवेलप अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये सुटेबल रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे हम एस को कांस्टेंट ले रहे हैं ना, शियर स्ट्रेंथ को। अब अगर फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल है, यानी फाई अगर 0 है, तो सी तो कांस्टेंट ही रहा है, तो शियर स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट ही रहेगा आपका। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन कोई सोइल है, तो वहां पर तो फाई के कारण भी शियर स्ट्रेंथ हमें मिलेगा, जो कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फेलियर एनवेलप अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, फाई 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन हम नहीं अप्लाई कर सकते। अब एक टर्म है स्ट्रेस पाथ। इसके गेट में एक बार 1-2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये एक आपका मोर सर्कल था। होता क्या है, जैसे ये सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर तो आपने लगाया, वो तो सेम था, बट सिग्मा डी आप बढ़ा रहे हो और उसके कारण आपका सिग्मा 1 बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी है। तो इनिशियली तो आपका मोर सर्किल ये बन रहा था, आपने ये क्या था, सिग्मा डी को और बढ़ाया, तो सिग्मा 1 और बढ़ गया, सिग्मा 3 तो यहीं पे रहा, और ये सिग्मा 1 और बढ़ गया, और ये और बढ़ गया। तो यहाँ पर ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम वाले, इनको अगर हम मिलाएं तो इसको बोला जाता है स्ट्रेस पाथ, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम शियर। ऐसे पॉइंट्स जिनका वाई ऑर्डिनेट मैक्सिमम है, उनको अगर हम मिलाएं तो उसको बोला जाता है स्ट्रेस पाथ। तो ये सारा का सारा हो गया शियर स्ट्रेंथ का आपका सिलेबस का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको कंसेप्ट समझ आ गए हैं, आप फॉर्मूले, एडवांटेज, डिसएडवांटेज याद कर लोगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी एग्जाम में इस सब्जेक्ट में, शियर स्ट्रेंथ के टॉपिक में। तो स्कैम्पटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये तरीका बताया कि कैसे हम फील्ड में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पोर वाटर प्रेशर को। स्कैम्पटन, ये नाम पता होना चाहिए। इस नाम से 2 कोफिशिएंट हैं जिन पे को बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी आते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टॉपिक पर। तो इन्होंने 2 प्रेशर कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किए। एक बी किया कि कन्फाइनिंग प्रेशर है उसमें चेंज करने के कारण, तो सेल प्रेशर है उसमें चेंज करने के कारण
पोर वाटर प्रेशर आपका कैसे चेंज होगा? तो बी है, ये कोफिशिएंट है जो कि रेशियो है डेल्टा यू सी अपॉन डेल्टा सिग्मा सी। सिग्मा सी क्या है? कन्फाइनिंग प्रेशर। इसको चेंज करने के कारण जो पोर वाटर प्रेशर में चेंज आ रहा है, इन दोनों का रेशियो है ये। और आपको पता है कि कन्फाइनिंग प्रेशर आपका सिग्मा 3 था, तो सिग्मा सी को आप सिग्मा 3 से रिप्लेस कर सकते हो। पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर डिपेंड करता है सोइल की सैचुरेशन कंडीशन, मतलब वाटर कंटेंट कितना है, सोइल सैचुरेटेड है या ड्राई है, इस पर। इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। ड्राई सोइल के लिए मिनिमम होगा ये, और सैचुरेटेड सोइल के लिए 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब एक और यहाँ पे कोफिशिएंट था जिसको ए बार से यहाँ पे डिनोट किया गया है। ए बी पोर वाटर पैरामीटर था, ए पोर वाटर पैरामीटर है, और ये ए बार है, ये एक पोर वाटर कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या डिनोट कर रहा है कि डेविएटिव स्ट्रेस में चेंज करने के कारण पोर वाटर प्रेशर में कैसे चेंज हो रहा है। जो वर्टिकली हम सिग्मा 1 वाला जो स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने के बाद हम जो चेंज कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, उसमें चेंज करने के कारण पोर वाटर प्रेशर कैसे चेंज होगा। यानी डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी। डी डेविएटिव स्ट्रेस है, सिग्मा डी डेविएटिव स्ट्रेस है, और यू डी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेविएटिव स्ट्रेस को चेंज करने के कारण पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज आ रहे हैं वो। अब टोटल यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर में चेंज होंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। डेविएटिव स्ट्रेस में चेंज करने के कारण कितना चेंज आया, और कन्फाइनिंग या सेल्फ प्रेशर में चेंज करने के कारण कितना चेंज आया। और ए बार यहाँ पर इक्वल होता है ए डॉट बी के। ए है, ये कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ए की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं रहती है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं ए की वैल्यू चेंज होती रहती है। ए का एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, एक्स्ट्रा वर्डन भी नहीं डाल रहा आप लोगों पे। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, और कंसोलिडेशन रेशियो पे भी डिपेंड करता है, जो फेलियर के टाइम आपका कोफिशिएंट ए है वो। अब डेल्टा यू को आप इस तरीके से लिख सकते हो, बी को आपने क्या लिख दिया, डेल्टा सिग्मा 3, और डेल्टा यू डी ये तो था, ये आपने इस इक्वेशन से निकाला। इस इक्वेशन से ये आ गया ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी। ए बार को आपने लिख दिया ए बी, ये रिलेशन है ए बी और ए बार में। और इस इक्वेशन में से आप बी आप बाहर ले सकते हो, ये फाइनल इक्वेशन है जो काफी बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। या आपसे ये पूछा जाएगा कि बी की वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट अब आता है कि हमने देखा कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, कैसे हम और सर्किल उनके लिए बना सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बट जो फेलियर वाला प्लेन है वो कैसे होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करें हम और सर्किल में कि ये वाला प्लेन है, ये फेलियर वाला है, ये कितने एंगल पे होगा। तो इन सब के लिए यहाँ पर एक ये पिक्चर है, डायग्राम है, इसको अच्छे से समझते हैं पहले तो। ये आप देख रही हो, ये है मोर सर्कल। ये आप देख रही हो, ये फेलियर एनवेलप। फेलियर एनवेलप की इक्वेशन हमने देखी थी C प्लस सिग्मा 10 सिग्मा डैश 10 फाई। हालांकि काफी बुक्स में देखोगे तो आपको जो सिग्मा को सिग्मा डैश से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फाई और सी को भी सी डैश और फाई डैश से रिप्लेस किया हुआ है, बट वो मेजर रोल प्ले नहीं करता है, और हम सी और फाई सेम ही लेके चलते हैं इफेक्टिव वाली इक्वेशन में भी। अब ये इक्वेशन ऐसी बन रही है, तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऑर्डिनेट है सी 0 सी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई सी है, और यहाँ से ये फेलियर एनवेलप आपका ऐसे बन रहा है। इस फेलियर एनवेलप को आप इसे बढ़ाओगे तो ये एंगल यहाँ पे ये फाई है, इसलिए ये वाला एंगल भी फाई होगा। हम इसको पीछे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ए बी सी, मैं ब्लू लाइन से इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें आप साइन फाई की इक्वेशन लिख सकते हो। फिर साइन फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 डिवाइडेड बाई बेस। बेस के लिए अब आपकी ये वाली लाइन आएगी। जब हम एंगल ऑफ ऑब्लिविटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, ओरिजिन से एंगल मेजर किया था, बट अभी क्या कर रहे हैं, हम फेलियर एनवेलप को ले रहे हैं, तो फेलियर एनवेलप ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड जा करके वहां पर जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये आ गया। अब मैं ए सी है, इसको लिख सकती हूँ ए ई प्लस ई सी। ए ई प्लस ई सी लिख दिया, नहीं ओ से करते हैं ना, क्योंकि ये वाला हमें ऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, ये वाला ऑर्डिनेट हमें पता है ना, तो हम इसको, ये अगर ओ है
तो AC को हम लिखेंगे AO प्लस OC। OC आपको पता है क्या होगा, सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो ये तो आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। और ये एंगल फाई है, ये आपका C है, तो ये AO हो जाएगा C कोट फाई। तो AO की जगह आपने लिख दिया C कोट फाई, C कोट फाई। ये AC आ गया, इस AC को आप इस इक्वेशन में लिख सकते हो, साइन फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 अपॉन C कोट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। इस इक्वेशन को फर्दर आप मॉडिफाई करके दूसरी इक्वेशन की टर्म में लिख सकते हो, जिसका रिजल्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी हमने लिखी थी, जिसका रिजल्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बाकी सारे चैप्टर्स हैं कुछ उनमें भी यूज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डेरिवेशन में जाना सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन रही है ना, ये वाली, ये अर्थ प्रेशर थ्योरीज वाला चैप्टर है, उसकी मेजर इक्वेशन है। तो वहां पर ये आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो आप अगर याद रख लोगे तो वो आपके यहाँ भी काम आ जाएगी। तो ये जो था ये समझने के पर्पज से था कि कैसे हम ये इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। आपको फाइनली ये इक्वेशन याद रखनी है। अब यहाँ पर आप सिग्मा 1 निकाल सकते हो, अगर आपको सिग्मा 3 पता है तो, बाकी प्रॉपर्टीज पता है तो, कि फेलियर के टाइम पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाला कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 वाली ये जो टर्म आ रही है, इसको फ्लो रेशियो भी बोला जाता है और इसको N5 से डिनोट करते हैं। ये भी आगे के चैप्टर में फिर से आएगा, ये जो टर्म है आपके पास, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसको आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली याद रख लो, नहीं तो आप एक दो बार डिराइव करोगे तो आपको आ जाएगा, याद रह जाएगा। नहीं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि 1045 प्लस 5/2 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1045 1 होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, तो 1 ऊपर मैं बड़ी वाली वैल्यू लूंगी 1 प्लस साइन फाइव, नीचे छोटी वाली वैल्यू लूंगी 1 माइनस साइन फाइव, क्योंकि मेरा रिजल्टेंट जो टोटल आएगा वो 1 से बड़ा आना चाहिए। तो ये आ गया। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें समझना है। हमने ये तो देख लिया कि बी वाला जो पॉइंट है वो फेलियर, मतलब सीबी वाला प्लेन है, बेसिकली ये वाला प्लेन है, रिप्रेजेंट कर रहा है फेलियर प्लेन को, क्योंकि ये आपका फेलियर एनवेलप ऐसे जा रहा था और इसने इस पॉइंट पे टच किया। फेलियर एनवेलप को आप प्लॉट करोगे तो जहां पर भी कट कर रहा है मोर सर्किल को, वही फेलियर प्लेन को डिनोट करने वाला पॉइंट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन में ये जो यहाँ पे एंगल है वो 2θf है। θf क्या है, सिग्मा 1 वाला जो मेजर ये वाला प्रिंसिपल प्लेन है, ये वाला, वो फेलियर प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो θf है। तो यहाँ पर CF और CB के बीच का एंगल होगा, 2θf होगा, मोर सर्किल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये वाला एंगल फाई आपको दिख रहा है। फिर से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, पाई माइनस 2θf, और ये ट्राइंगल जो है ABC, इसके सारे एंगल्स का सम करूंगी तो 180 आएगा, मुझे पता है क्योंकि ये ट्राइंगल है। तो फाई प्लस ये वाला एंगल क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि बी पर ये जो लाइन पास हो रही है टेंजेंट है, और BC है रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपका π/2 लिख देती हूँ मैं इसको, प्लस ये वाला एंगल पाई माइनस 2θf इज इक्वल टू पाई, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2θf इज इक्वल टू 5 प्लस π/2, और θf आपका आ जाएगा 5/2 प्लस π/4। तो अगर कहीं पर C5 सॉइल है, आपको अगर 5 पता है तो आप θf निकाल सकते हो। इस पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। फॉर्मूला आप चाहे तो याद रख लो, नहीं तो ये डायग्राम आपकी पिक्चर आपके अगर माइंड में रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली ही ये रिलेशन आप कभी भी लिख लोगे 2 सेकंड में आराम से। तो इस तरीके से हम फेलियर प्लेन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फेलियर प्लेन पे स्ट्रेसेस क्या होंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको प्रॉपर्टी, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। हमने देखा था कि बीटा मैक्सिमम जो था वो प्लेन ऑफ ऑब्लिक्विटी था, मतलब प्लेन ऑफ फेलियर था, जिसके लिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी था वो मैक्सिमम था।
यहाँ पर अब मैं ऐसी लाइन बनाऊं तो ये ऐसे जाएगी और ये एंगल बीटा होगा, बीटा मैक्सिमम, जो कि फेलियर प्लेन होगा, एंगल ऑफ ओब्लिगेटी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर मैं अगर एक चीज बताऊं आपको कि अगर C5 सॉइल नहीं है, यानी ऐसी सॉइल है जिसमें सिर्फ फाई ही है, सिर्फ फाई के कारण ही शियर स्ट्रेंथ है, कोहेजन वहां पर नहीं है, जैसे ग्रेनुलर सॉइल्स, तो वहां पर बीटा मैक्सिमम इक्वल आता है फाई के। वो आपको अब दिख भी रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा कि ये तो जो बीटा की डेफिनेशन है वो कहती है कि उस सेंटर, इस ओरिजिन से मुझे एंगल बनाना है इस पॉइंट को मिलाते हुए, और ये मेरा बीटा मैक्सिमम होता है। और फेलियर एनवेलप क्या कहता है यहाँ पर, फेलियर एनवेलप में ये तो जीरो हो गया, सिग्मा डेस टेन फाइव। तो अब फेलियर एनवेलप भी यहाँ पे ओरिजिन से पास होगा और ऐसे ही जाएगा, तो ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, क्योंकि फेलियर एनवेलप भी टेंजेंशियल होगा, बी पे कट करेगा। एक और मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे कि आपका मोर सर्किल यहाँ पर तो ऐसे है कि ये टेंजेंट पॉइंट है, आपका मोर सर्किल ऐसे भी हो सकता था। क्या आपका मोर सर्किल ऐसे जा सकता है? फर्स्ट वाला पॉसिबल केस हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फेलियर एनवेलप कट हो रहा है मोर सर्किल के साथ में। इस पॉइंट पे आपकी शियर स्ट्रेंथ है वो इक्वल आ रही है शियर स्ट्रेस के, यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये जो शियर स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे आ रही है, ये आपका प्लेन है वो बेयर ही नहीं कर पाएगा, तो ये आगे का मोर सर्किल बनेगा ही नहीं ये वाला। तो ये यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर खत्म होता है। आई होप सारे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। टॉपिक अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़े कंफ्यूजन रहते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं चीजें, आप एक दो बार रिवाइज करोगे इजी लगने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे।